बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, यानी हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो का लोकल कंट्रोल किस तरह से होते हैं। जिस तरह स्केलेटल मसल्स के अंदर हमने ब्लड फ्लो के कंट्रोल को पढ़ा था, थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या पढ़ा था हमने। पहले देखा था ऑक्सीजन की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, लोकल कंट्रोल को डिस्कस किया था। फिर हमने नर्वस सिस्टम के कंट्रोल को डिस्कस किया था, ठीक है ना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वगैरह को। वेरी सिमिलरली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम ऑक्सीजन के रोल को डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन कम होती है तो वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। जहां पे जिस तरह हमने पहले देखा था कि वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस सिक्रीट हो रहे थे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में, बिल्कुल उसी तरह से हार्ट की सर्कुलेशन के अंदर भी वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। भाई अगर हार्ट एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज हो गए हैं। जिस तरह पहले वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस में हमने एडेनोसिन का नाम पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी एडेनोसिन को डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे लेकिन उन्होंने बताया हुआ किस तरह बनती है एडेनोसिन। भाई फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, एटीपी बहुत यूज़ हो रही है, एटीपी से एडीपी बन रही है, एडीपी से एएमपी और एएमपी से फाइनली एडेनोसिन। ये एडेनोसिन जब इन सेल से सिक्रीट होती है तो बाहर जाके ब्लड वेसल्स में जाके ये वेज़ोडाइलेशन करवाती है, और वेज़ोडाइलेशन करवा के वेज़ोडाइलेशन की वजह से ब्लड फ्लो को बढ़ा के ये दोबारा कार्डियक सेल्स के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो सकती है, दोबारा ताकि ये एडेनोसिन एटीपी बने और काम आ सके। ठीक हो गया। लेकिन एडेनोसिन वाहिद वेज़ोडाइलेटर प्रोडक्ट नहीं है, इसके अलावा और भी हैं। ये कैसे पता चला? ये इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किया। पहले हमने डिस्कस किया था स्केलेटल मसल्स में, एक एक्सपेरिमेंट क्या किया था। एक नॉर्मल इंसान के अंदर एडेनोसिन में हमने देखा था एक्सरसाइज हो रही है तो बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जिसमें एक्सरसाइज नहीं हो रही, सिर्फ एडेनोसिन के इंजेक्ट करने से ब्लड फ्लो उस तरह नहीं बढ़ रहा। तो हम कहते हैं इसका मतलब है एडेनोसिन ओनली फैक्टर नहीं है, कोई और भी फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडेनोसिन के ब्लॉकर्स डालते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं। हम चेक करते हैं कि एडेनोसिन ब्लॉकर्स के बावजूद भी वेज़ोडाइलेशन तो हो रही है। इसका मतलब है एडेनोसिन के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो वेज़ोडाइलेशन कॉज करवाती हैं, ठीक है। और कौन सी चीज़ें हैं? एडेनोसिन फॉस्फेट कंपाउंड्स यानी एडीपी, एएमपी और पोटेशियम आइंस और हाइड्रोजन आइंस और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और निट्रिक ऑक्साइड। जिस तरह हमने स्केलेटल मसल में देखा था कि एडेनोसिन के अलावा और भी वेज़ोडाइलेटर्स थे, बिल्कुल उसी तरह से हम देख रहे हैं कोरोनरी मसल्स के अंदर भी और एडेनोसिन के अलावा और भी वेज़ोडाइलेटर्स हैं। उसके बाद अब ये लोकल कंट्रोल हमने ऑक्सीजन की वजह से पढ़ना था, पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नर्वस कंट्रोल कौन सा है। नर्वस कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। अच्छा, नर्वस सिस्टम असल में दो तरह से करता है, एक डायरेक्ट इफेक्ट और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट। एक बात ध्यान में रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तो विजुअल कंस्ट्रक्शन करवाता है आपकी बॉडी की पेरिफेरल सर्कुलेशन में, और दूसरा हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है। ये बात भी आपको याद होगी। तो डायरेक्ट इफेक्ट इसका क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो हो गए ना, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी। सिंपैथेटिक विजुअल कंस्ट्रक्शन करवाएगा नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक वेज़ोडाइलेशन करवाएगा एसिटाइलकोलिन के थ्रू जो वेगस नर्व से निकलती हैं, ठीक है। तो ये तो होगा डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्टली जो वेजो कंस्ट्रक्शन या वेज़ोडाइलेशन करवाया जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? भाई अगर हार्ट रेट को इंक्रीज किया है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज किया है, तो कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से हार्ट की जो सर्कुलेशन है उसमें भी तो ज़्यादा ब्लड जाएगा ना। अगर हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है तो हार्ट की अपनी सर्कुलेशन में तो ज़्यादा ब्लड आएगा ना। तो ये होगा इनडायरेक्ट इफेक्ट कि हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से हार्ट की सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? आमतौर पर डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों ऑपोजिट होते हैं। किस तरह से? देखें, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा? ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है। उसके अलावा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रही है, कार्डियक आउटपुट की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, और डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑपोजिट हो गए, ठीक है। आमतौर पर होता क्या है कि डायरेक्ट इफेक्ट को कहते हैं तुम्हें नहीं अकल, तुम नहीं सही काम कर रहे। इनडायरेक्ट इफेक्ट के तौर पे काम किया जाता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट सही से काम करता है, डायरेक्ट इफेक्ट को इनहिबिट किया जाता है हार्ट के अंदर कि भाईजान हार्ट को खुदा का वास्ता वेजो कंस्ट्रिक्शन ना करो, हार्ट को वेजोडाइलेशन ना, हार्ट अपना काम खुद संभाल लेगा, तुम बाकी बॉडी में जाकर वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन करवाओ। अब ये किस तरह से किया जाता है? ये जो आपका अगला पैराग्राफ है या अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है, इसके एंड पर उन्होंने बताया कि मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो है ना वो बेसिकली इस चीज़ को देख लेते हैं। क्या होता है बेसिकली? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह रहा है जनाब वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाओ,
मेटाबॉलिक फैक्टर्स देखते हैं कि यार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो नर्वस सिस्टम को कहते हैं भाईजान आपको नहीं पता, वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं करवानी, हमने वेजोडाइलेशन नहीं करनी है, हमने इनडायरेक्ट कोई मानना है, ठीक है। और वो मुख्तलिफ चीज़ें, ऑक्सीजन की कमी मुख्तलिफ वेजोडाइलेटर्स को सिक्रीट करेगी, तो मुख्तलिफ जब वेजोडाइलेटर्स सिक्रीट होंगे तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं करवा सकेगा, बल्कि वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक। तो मेटाबॉलिक फैक्टर्स की वजह से जो डायरेक्ट इफेक्ट है नर्वस सिस्टम का वो ओवरराइड हो जाता है। फिर यहाँ पे उन्होंने बेसिकली ऊपर क्या बताया, उन्होंने कहा है हार्ट के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है, सिंपैथेटिक भी, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स ज्यादा हैं, ठीक। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वेजोकंस्ट्रिक्टर्स भी हैं और वेजोडाइलेटर्स भी हैं, लेकिन वेजोकंस्ट्रिक्टर सिस्टम ज्यादा है, ठीक। फिर थोड़ा सा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वेजोकंस्ट्रिक्टर्स के लिए होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वेजोडाइलेशन के लिए होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स यानी वेजोकंस्ट्रिक्टिंग वाले रिसेप्टर्स जो हैं वो एपिकार्डियल कोरोनरी वेसल्स में प्रीपोंडरेंस होती है उनकी, और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं यानी वेजोडाइलेशन वाले रिसेप्टर्स उनकी इंट्रामस्कुलर आर्टरीज में प्रीपोंडरेंस होती है। ये हमने सर्कुलेशन डिस्कस की थी, एपिकार्डियल आर्टरीज और सब एंडोकार्डियल आर्टरीज या इंट्रामस्कुलर आर्टरीज। तो इनके अंदर वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस वाली ज़्यादा रू है, और इसके अंदर रू किस चीज़ की है, वेजोकंस्ट्रिक्शन की। समझ आ गई? तो अच्छा, उसके अलावा एक और बात उन्होंने डिस्कस की हुई है कि कुछ लोगों के अंदर कुछ जो वेजोकंस्ट्रिक्टर्स वाले रिसेप्टर्स हैं यानी अल्फा रिसेप्टर्स औकात से ज़्यादा ही होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, बीटा रिसेप्टर यानी वेजोडाइलेशन वाले रिसेप्टर्स थोड़े हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन वाले रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के नतीजे में वेजोकंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वेजोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती है, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया, यानी डिस्प्रोपोर्शनेटली अगर ज़्यादा हो जाए वेजोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट तो आपके पास मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, ठीक। आगे डिस्कस करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल मेटाबॉलिज्म। कार्डियक मसल का मेटाबॉलिज्म भी बाकी सेल्स के मेटाबॉलिज्म की सेल्स की तरह ही होता है, नॉर्मली होता है, अलबत्ता कुछ चेंजेस, कुछ डिफरेंसेस इसमें होते हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं? आम तौर पे जो बाकी आपके पास सेल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं, कोई अनहोनी बात नहीं, सबको पता है, लेकिन कार्डियक मसल्स आम तौर पे नॉर्मल रूटीन में फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं। लिखा हुआ है under resting conditions cardiac muscle normally consumes fatty acid instead of carbohydrates to supply most of its energy। नॉर्मल सेल्स में किसी एक्सट्रीम कंडीशन में तो फैटी एसिड यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तो नहीं किए जाएंगे ना, लेकिन हार्ट के अंदर नॉर्मली ही इसको यूज़ किया जाता है। फिर उन्होंने बताया है कि आपके पास एटीपी फॉर्म एज ट्रू इन अदर टिश्यूज, मोर देन 95% ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द फूड फॉर्म्स एटीपी, यानी कि ज़्यादातर जो एनर्जी होती है 95% से ज़्यादा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में कन्वर्ट करता है। ये बाकी आम टिश्यूज़ के अंदर भी इसी तरह से है, और आपके पास हार्ट के टिश्यूज़ के अंदर भी इसी तरह से है। फिर इसी तरह से जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर ही सहारा किया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस से ही काम लिया जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। यही इसी तरह से हार्ट के अंदर भी लैक्टिक एसिड बनेगा जिस तरह से नॉर्मल सेल्स के अंदर बनता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक और बहुत इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने डिस्कस की है। अच्छा, एटीपी किस तरह से यूज़ होती है और एडीपी बनती है और फिर यूज़ होकर एएमपी बनती है, ये हमें पता है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, एक जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहा था वो जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ऑक्सीजन की कमी होती है, एडेनोसिन रिलीज होती है, और एडेनोसिन रिलीज होकर वेजोडाइलेशन कॉज करवाती है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कई दफ़ा एडेनोसिन का लॉस हो जाता है। अब अगर एडेनोसिन का लॉस हो गया, क्या हुआ, कहीं पे कोई इशू आया, कोई हल्की सी ब्लॉकेज हुई या कोई भी इशू आया, एक्सरसाइज हुई, इस्कीमिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई और एडेनोसिन का हो गया लॉस, ठीक है। अब एडेनोसिन कम हो गया बेचारा, पहले तो ऑक्सीजन ने अगर 10 एडेनोसिन भेजने थे, वेजोडाइलेशन करवानी थी, तो अब बेचारा 5 एडेनोसिन भेज सकेगा, कम वेजोडाइलेशन होगी। ऑक्सीजन की तो पहले ही कमी हुई है, ऊपर से वेजोडाइलेशन भी सही से नहीं हो पा रही, क्या होगा, मज़ीद ऑक्सीजन की कमी होगी। लेकिन एक और बात बताते हैं कि एडेनोसिन के लॉस के बाद हम एडेनोसिन को खुद बना तो सकते हैं, लेकिन बड़ा स्लो बना पाते हैं, ओनली 2% पर आवर की स्पीड में बना पाते हैं, इतना स्लो बना पाते हैं। तो एडेनोसिन, चलो अब पहले अगर ऑक्सीजन की कमी ने 10 एडेनोसिन भेजने थे, अब 5 ना से चलो 7 एडेनोसिन भेज देगा, लेकिन ये उतनी वेजोडाइलेशन तो नहीं करवा सकेगा ना। तो अगर यही कंडीशन 30 मिनट या इससे ज़्यादा देर के लिए रही तो हो सकता है कि इस्कीमिया इतना ज़्यादा हो जाए कि आपकी हार्ट की इंजरी हो जाए या कुछ टिश्यू की डेथ ही हो जाए।
क्यों भाई? क्योंकि एडेनोसिन वहाँ पे है ही नहीं, वो टिश्यू बेचारा बता ही नहीं पा रहा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ने एडेनोसिन के थ्रू बताना था। अब वो बता ही नहीं पा रहा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एज अ रिजल्ट इस्कीमिया हो सकता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज, वो हार्ट डिजीजेज जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही हैं। बता रहे हैं वो वेस्टर्न कल्चर के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर 65 साल से ज़्यादा उम्र के जितने लोग, 65 ईयर्स से ज़्यादा एज के लोग जो उनकी डेथ्स हो रही हैं, उनमें से 35% डेथ्स जो है वो इसी तरह की हार्ट की इस्कीमिक डिजीज की वजह से हो रही होती हैं। यानी इतनी इंपॉर्टेंट है हार्ट की इस्कीमिक डिजीज मेडिसिन के अंदर। इस्कीमिक हार्ट डिजीज की जो एक रीज़न डिस्कस करना शुरू करें वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी आर्टरीज के अंदर फैट्स की डिपोजिशन होना या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। ये वो बता रहे हैं कि इसका लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ एक गहरा ताल्लुक है, जिसको हम चैप्टर नंबर 69 में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिन लोगों के अंदर विरासती तौर पे यानी जेनेटिक ये खसियत होती है ज़्यादा फैट्स को अपने अंदर रखने की, तो उनके अंदर ख़ास तौर पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस का मसला होता है। लिखा हुआ है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू एथेरोस्क्लेरोसिस हु आर ओवरवेट और ओबीज। ज़ाहिर बात है जिनके अंदर फैट्स वैसे ही ज़्यादा हैं तो उनके अंदर आर्टरीज में फैट्स का स्टोर होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। या कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो लोग काम ही इतना थोड़ा करते हैं, या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होती है, तो ये वो कुछ इश्यूज है जिनकी वजह से आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इसी तरह वो बता रहे हैं कि अगर आर्टरीज की एंडोथेलियल सरफेस सही नहीं है तो वो भी आपके पास ज़ाहिर बात है ये कॉज कर सकता है। होता क्या है कि ये जो एंडोथेलियल सरफेस होती है इसके ऊपर लिपिड्स या फैट्स आके लगना शुरू हो जाते हैं। ये जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लग जाती है, फिर ये कोलेस्ट्रॉल फिब्रस टिश्यूज़ को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर देती है। करते करते क्लॉट सा बन जाता है जो ब्लड सप्लाई को रोक सकता है, जो ब्लड सप्लाई को डैमेज कर सकता है। तो ये आपके पास ब्लॉकेज हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। वो जो आपके पास क्लॉट बन गया या वो जो ब्लॉकेज बन गई है, उस ब्लॉकेज को हम थ्रोम्बस कहते हैं। खैर, इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले यहाँ पे बताते हैं कि इस तरह की जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स हैं, जो आपको बताया फिब्रस टिश्यू के जुड़ जाने के से बन जाते हैं, ये आम तौर पे कोरोनरी आर्टरीज के पहले चंद सेंटीमीटर्स में बनते हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज के जो बिगनिंग के चंद सेंटीमीटर होते हैं उनके अंदर इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, इसी तरह के प्लेक्स की वजह से ये जो क्लॉट बन गया था, उस क्लॉट को हम कहते हैं थ्रोम्बस। जब तक ये अपनी जगह पे ही है उस तब तक हम इसको कहेंगे थ्रोम्बस। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता ब्लड को रोकना शुरू कर दिया है। ये देखिएगा, ये आपके पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर ये आपके पास ब्लॉकेज बन रही है। ये पहले आपके पास तो यहाँ पे फैट बहुत आ गया था ना, फैट ने जनाब फिब्रस टिश्यू को रोकना शुरू कर दिया और करते करते ये ब्लॉकेज बन गई। अब इसने ब्लड को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे ब्लड का प्रेशर बहुत पड़ा और ये जो ब्लॉकेज थी यहाँ से डिसअटैच हो गई, लो जनाब ये आगे ट्रैवल करना शुरू हो गई। तो जब ये ब्लॉकेज जब तक ये यहीं पर है इसको हम कहेंगे थ्रोम्बस, ठीक है, और जब ये ट्रैवल करके आगे चली गई तब हम इसको कहेंगे एम्बोलस। अब होगा बेसिकली क्या, अगर शुरू के कुछ एरिया में थ्रोम्बस बना, अब ये अगर चल पड़ा और एम्बोलस बन गया तो आगे आगे जाते हुए तो आर्टरीज मजीद छोटी होती जाएंगी, कैपिलरीज बनना है उन्होंने, तो वो आगे जाके किसी ना किसी पेरिफेरल जगह पे फंस जाएगा। ऐसे एम्बोलस को हम कहते हैं जो कि हार्ट की आगे पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर स्टक हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी एम्बोलस। अच्छा, ये तो डिस्कस कर लिया थ्रोम्बोस और एम्बोलस। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली यही बताया हुआ कि थ्रोम्बस किस तरह से बनता है। मुख्तलिफ आरबीसीज आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स आके अटैच होना शुरू हो जाती हैं, और किसी भी अनस्मूथ सर्फेस से स्टार्ट हुआ ना भाई, प्लेटलेट्स आके अटैच हुई, आरबीसी अटैच हुई, कुछ फाइब्रस मटेरियल्स अटैच हुए और करते करते क्लॉट बनना शुरू हो गया, जिसको हमने थ्रोम्बस का। और जब वो थ्रोम्बस हार्ट के अंदर ट्रेवल करना शुरू हो गया तो उसको हमने कोरोनरी एम्बोलस कह दिया। ये तो पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। दूसरा पॉइंट है कि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि लोकल मस्कुलर स्पैज्म की वजह से कोरोनरी आर्टरी के जो है वो ये इश्यूज आपके पास एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन कॉज हो सकती है। यानी कि जो थ्रोम्बस आपके पास बना था ये एक वो प्लेग की वजह से बना था ना, जो एथेरोस्क्लेरोटिक जो फैट्स वगैरह एक ही जगह जमा होते जा रहे थे, प्लेग था उसकी वजह से वो बढ़ता बढ़ता एक थ्रोम्बस बन गया था। वो कह रहे हैं ये भी हो सकता है कि ये जो प्लेग है ये ब्लड वेसल्स की जो मसल्स हैं उनको हल्का हल्का टच होता है, जिसकी वजह से मसल्स स्टिमुलेट होते हैं और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास मस्कुलर स्पैज्म कॉज हो रही है तो ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर। इसके नतीजे में भी आपके पास ये एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन हो सकती हैं। और जारी बात है जब ये होना शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगी, तो यहाँ पे थ्रोम्बस बन सकता है। ऐसे थ्रोम्बस को हम कहते हैं सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेसल, या ऐसे स्पैज्म की वजह से थ्रोम्बस। तो मतलब मैंने कहा कि ब्लॉकेज के सेंस में कहा थ्रोम्बस बेसिकली ऐसा जो स्पैज्म होता है, यानी कि एक्सेस बिला वजह की मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से आपकी वेसल्स को इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं
सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेसल। प्राइमरी थ्रोम्बोसिस क्या था, जो आपके प्लेक की फॉर्मेशन की वजह से ब्लॉकेज प्रोड्यूस हुई थी, और जो सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस है वो क्या है, मस्कुलर स्पैज्म की वजह से जो आपके पास ब्लॉकेज प्रोड्यूस हो रही है वेसल के अंदर। फिर आता है लाइफ सेविंग वैल्यू ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन इन द हार्ट। बेसिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आमतौर पर एक्यूट कोरोनरी जब ये मसले बन रहे होते हैं, ऑक्लूजन आ रही होती हैं, तो कोलेटरल सर्कुलेशन लाइफ सेविंग चीज़ होती है, ये जान बचाने वाली चीज़ होती है। बेसिकली किस तरह से, ये देखिएगा, ये बेसिकली डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये दो उन्होंने आपको आर्टरीज शो की हुई है जो कि एक कैपिलरी बेड फॉर्म कर रही हैं। साथ ही साथ देखिएगा ये एक आर्टरी और ये, अगर इस आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आई हुई है, इस आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गई, तो होता बेसिकली क्या है, इस आर्टरी से जो ब्लड आ रहा, अब इस आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ के इस मसल को भी सप्लाई कर रही थी। अब ये मसल तो डेड होगा नहीं, क्या होगा बेसिकली, ये देखिएगा, ये जो दूसरी वाली आर्टरी है, जो नॉर्मल आर्टरी है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसका कुछ ब्लड भी इस वाली आर्टरी में चला जाएगा। ये देख रहे हैं आर्टरीज के बीच में जो एनास्टोमोसिस हो रहा है, ये जो एनास्टोमोसिस होता है इसको जो आप कोलेटरल सर्कुलेशन कह सकते हैं। ये एक बैकअप प्लान होता है कि अगर एक आर्टरी रह गई तो दूसरी आर्टरी से ब्लड उस आर्टरी में कुछ हद तक चला जाए, ऑल्दो उतना वाफर तो नहीं जा सकेगा लेकिन कुछ हद तक जा सकेगा। फौरी तौर पे तो ब्लॉकेज हुई तो कुछ कुछ ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपके पास फाइन जगह बन रही है, जो कोलेटरल सर्कुलेशन में ये जो बारीक बारीक से हैं, ये कुछ डायलेट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनमें से ज़्यादा ब्लड गुजर है, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक भी नॉर्मल ब्लड फ्लो पहुँचना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये डायलेट होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, वो बता रही है कि एक तो मैंने बात की ना, ये वाली आर्टरी ब्लॉक हो गई सडनली, लेकिन अब अगर ब्लॉक नहीं हुई, आराम आराम से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो ग्रेजुअली ये ज़्यादा एनास्टोमोसिस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो हार्ट है वो ज़्यादा तैयार होना शुरू हो जाता है कि यार असल में ना आर्टरी सही से ब्लड ला नहीं पा रही, तो वो आर्टरीज के बीच में कोलेटरल सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस का हल निकाला जा सके। लेकिन अगर एथेरोस्क्लेरोसिस कुछ हद से ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, बल्कि कई बार तो इस तरह भी होता है कि जो कोलेटरल सर्कुलेशन बन रही है, इस कोलेटरल सर्कुलेशन के अंदर भी एथेरोस्क्लेरोसिस आना शुरू हो जाए, तो फिर ये स्क्लेरोसिस इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो हार्ट के लिए डेडली हो सकता है। ये चीज़ फैटल हो सकती है और कार्डियक फेलियर को लीड कर सकती है, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ऑक्सीजन की कमी से लीड कर सकती है। यहां से स्टार्ट होता है बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है क्या है, डेफिनेशन देखें, द एरिया ऑफ मसल दैट हैज ईदर जीरो और सो लिटिल फ्लो दैट इट कैन नॉट सस्टेन कार्डियक मसल फंक्शन इज सेड टू बी इन्फार्क्टेड। द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी कि कोई भी एरिया की अगर ब्लड सप्लाई इतनी कम हो गई है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हम उसको कहते हैं कि फला एरिया इन्फार्क्टेड है, चाहे अभी डेड ना हुआ हो, जब उसने फंक्शन करना छोड़ दिया तो वो इन्फार्क्टेड एरिया है। अब जाहिर बात है, अगर ब्लड फ्लो बहुत कम है तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जितना थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है उस ब्लड की तो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा चूस लिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है उस ब्लड की ऑक्सीजन को। तो जो इन्फार्क्टेड एरिया होता है उसकी हमारे पास ऑक्सीजन की, उसमें इतनी ऑक्सीजन कम होती है कि ब्लड फ्लो की कमी से ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि उसको एक ब्लूइश ब्राउन ह्यू होता है, यानी कि एक शेड उसका ब्लूइश ब्राउन हो जाता है, डार्क हो जाता है ड्यू टू द डीऑक्सीजनेशन। अच्छा, ये जो बन रहा है बेसिकली, इसलिए भी यहाँ पे स्टैग्नेंट ब्लड का जिक्र किया है। स्टैग्नेंट ब्लड बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है, जब एक हार्ट का एरिया पंप ही नहीं कर रहा तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है ब्लड रुक जाता है, कुछ फंस जाता है वहाँ पे, वहाँ से ना आगे जाने जोगा ना पीछे जाने जोगा, तो उस फंस जाने की वजह से वो वहाँ पे स्टैग्नेंट होता है। तो वो जो ब्लड वहाँ पे रुका होता है उसकी जो सारी ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और जाहिर बात है ब्लूइश ब्राउन ह्यू आ गया। अच्छा, फिर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ ऑलमोस्ट नो ब्लड सप्लाई, यानी जब नॉन फंक्शनल हो गया तो हमने कह दिया कि इन्फार्क्टेड तो है, चाहे अभी जिंदा ही हो, लेकिन कुछ घंटे अगर ब्लड फ्लो जीरो मिली तो हम कहते हैं कि वो एरिया डाई कर जाता है, डेथ हो जाती है उस टिश्यू की, उस एरिया की, उस पर्टिकुलर रीजन की। लेकिन एक और बात उन्होंने बताई है कि कार्डियक मसल 1.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इसको चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, ठीक, और 8 मिलीलीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। यानी जब 8 मिलीलीटर से कम होगी तो उसने फंक्शनिंग छोड़ देनी है, लेकिन 8 मिलीलीटर से कम होकर 5 मिलीलीटर हो गई, 4 मिलीलीटर हो गई, हम कहेंगे एरिया इन्फार्क्टेड है क्योंकि फंक्शनिंग खत्म हो गई है। लेकिन अगर 4 भी है, 3 भी है, 2 मिलीलीटर भी है, तब भी वो जिंदा रह सकता है। हाँ, जब 1.3 मिलीलीटर से कम होगी तो डेथ होगी। तो जो जिंदा रहने के लिए चाहिए वो
नॉर्मल से 15 to 30% है, यानी ब्लड फ्लो अगर इतना कम भी हो जाए तो भी जिंदा रह लेता है वो। अलबत्ता अगर उससे भी कम हो जाए, 15 to 30% से भी कम हो जाए ब्लड फ्लो, तो फिर तो जाहिर बात है डेथ होती ही होती है। अच्छा, सब एंडोकार्डियल जो आपके पास जगह थी उसमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि सिस्टोल के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है, ज़्यादा कम होता है, तो सब एंडोकार्डियल जगह जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, वो आमतौर पे थोड़ी कम ब्लड फ्लो वाली होती है। तो जब भी आपके पास कोई इन्फेक्शन होती है तो पहले सब एंडोकार्डियल जगह पे होती है, सब एंडोकार्डियल सरफेस पे पहले ज़्यादा ब्लड की कमी महसूस की जाएगी। आमतौर पे इन्फेक्शन भी यहीं से शुरू होती है, डेथ भी यानी कि यहीं से शुरू होगी। यानी कि अगर हार्ट का एक एरिया है ही जिसको आपने इन्फेक्ट करवाना है, मैं ये वाला मिसाल के तौर पे ये वाला एरिया है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन शुरू होनी है, ब्लड सप्लाई कम है, तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होगी? सबसे ज़्यादा कम जाहिर सी बात है आपके पास सब एंडोकार्डियल सर्विस पे होगी। तो पहले यहाँ पे इन्फेक्शन शुरू होगी, यहाँ पे डेथ शुरू होगी, और फिर करते करते फैल जाएगी, जाहिर बात है बाकी जगह पे भी हो जाएगी, लेकिन पहले सब एंडोकार्डियल सर्विस पे होगी। तो हम कहते हैं डैमेज first in the subendocardial regions and then the damage spreads outward toward the epicardium। फिर आता है causes of death after the acute coronary occlusion, क्योंकि acute coronary occlusion के बाद ये डेथ क्यों होती है, इस डेथ की क्या रीज़न है जो आपके पास टिश्यू की डेथ हो रही है। बेसिकली 4 रीजंस हैं। नंबर 1 डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, नंबर 2 डैमिंग ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, नंबर 3 फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट, और नंबर 4 रप्चर ऑफ द हार्ट। इन चारों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट आमतौर पे किस तरह से ये डेथ को कॉज कर रहा होता है, क्या वजूहात हैं इसकी। असल में ये चार वो वजूहात हैं जिनकी वजह से डेथ होती है, यानी ये 4 डेथ की रीजंस हैं। एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन से डेथ तो नहीं होनी चाहिए थी। एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन हुई है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो भाई डेथ तो ना करो ना। हमने देखा भाई 15 to 30% भी हो जाए सर्कुलेशन तब भी जिंदा रह लेते हैं, अगर इससे भी कम हो तो डेथ होती है। तो एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन से डेथ क्यों होती है, उसकी ये 4 वजूहत हैं। पहली वजह कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट क्यों कम होता है? बेसिकली होता है क्या, जो नॉन फंक्शनल एरिया है वो बल्ज आउट कर जाता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक स्ट्रेच। होता क्या है, आप खुद एज्यूम करें, अगर ये एक बैलून है, ये बैलून, ठीक, मैं इसकी तरह मोटी वॉल बना रहा हूं यूं, ठीक है, यहां से मैंने थोड़ा सा इसको वीक छोड़ दी। अब जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, बाकी सारा कंप्रेस कर देगा, ये वाला ये एक बबल सा बन जाएगा, फूल सा जाएगा, ठीक है। जो नॉन फंक्शन या जो वीक एरिया है उसकी वॉल बाकी मोटी थी, एक जगह थोड़ी सी पतली थी, जब मैंने कंप्रेस किया तो वो वाली जगह जो है वो फूल सी गई। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे बेसिकली सिस्टोलिक स्ट्रेच। या एक और चीज़ भी हो रही है, बाकी सारा हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, ये वाली जगह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो फूल जाएगी, उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक स्ट्रेच। इस सिस्टोलिक स्ट्रेच की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इससे कार्डियक आउटपुट कम कैसे हुई है, देखें सीधी सी बात है, ये एक वेंट्रिकल है, ठीक है, एक वेंट्रिकल ड्रॉ किया, इस जगह जिसके अंदर जगह है 2 लीटर, इतने आप फ्लूइड इसके अंदर आ सकते हैं। ये क्या करता है, आमतौर पे ये यूं कॉन्ट्रैक्ट कर जाया करता था, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता था, और अब इसके अंदर जगह होती है 0.5 लीटर, 1.5 लीटर पंप कर दिया करता था। ये तो नॉर्मल मैंने बनाया है। अब ये जो था इसके अंदर एक एबनॉर्मेलिटी आ गई है, ये वाली जगह पे एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन है, ये वाली जगह अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। होता क्या है, बाकी सारी जगह तो कर गई कॉन्ट्रैक्ट, और ये वाली जगह नहीं कॉन्ट्रैक्ट की। अब 0.5 की बजाय इसके अंदर 1 लीटर आ जाता है, तो कितना पंप किया, 1 लीटर। पहले 1.5 लीटर पंप कर रहा था, अब 1 लीटर पंप कर रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो गई ना। तो एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन की वजह से सिस्टोलिक स्ट्रेच होता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। कार्डियक आउटपुट की कम होने से डेथ हो सकती है, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने डिस्कस की हुई है कि अगर तो जो आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो रिक्वायरमेंट से कम है, इस कंडीशन को हम कोरोनरी शॉक कहते हैं, या कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं, या कार्डियक शॉक कहते हैं, या लो कार्डियक आउटपुट फेलियर। ये सारी टर्म्स एक ही चीज़ के लिए हैं, मकसद एक ही है, मतलब जो इनका एंड में जो चीज़ हो रही है वो एक ही है, वो ये कि ब्लड सप्लाई रिक्वायरमेंट से कम है। एक होता है नॉर्मल से कम होना, एक है रिक्वायरमेंट से कम। जब रिक्वायरमेंट से कम हो जाएगी तब हम कहेंगे ये वाली सारी कंडीशन हो रही हैं, ठीक। तो एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन डेथ क्यों कॉज करती है? पहली वजह कार्डियक आउटपुट कम, दूसरी वजह डैमिंग ऑफ द ब्लड। होता बेसिकली क्या है, कार्डियक आउटपुट कम हो गई है, इसका क्या मतलब है, हार्ट कम ब्लड को निकाल पा रहा है। जब कम ब्लड को पंप कर पाएगा या कम ब्लड को निकाल पाएगा तो उसके अंदर आने वाला ब्लड भी कम हो जाएगा।
ठीक है, पहली चीज। और डैमिंग बेसिकली क्यों होगी? जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर गई, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज कर गया, आर्टीरियल प्रेशर के डिक्रीज कर जाने से किडनीज पूरी तरह एक्सक्रीशन नहीं कर सकेंगी। किडनीज की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है ना, अगर आर्टीरियल प्रेशर बढ़े तो भाई प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी और एक्सक्रीशन बढ़ेगी। अब आर्टीरियल प्रेशर बहुत कम है क्योंकि कार्डियक आउटपुट ही बहुत कम है, किडनीज को ब्लड जा भी थोड़ा सा ही रहा है, तो एक्सक्रीशन कम हो गई। एक्सक्रीशन कम हुई तो क्या होगा? ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम रिटेन कर जाएगा, तो डैमिंग ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाएगी, ब्लड ज़्यादा बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, एडिमा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है ना, डैमिंग ज़्यादा होती है, तो लंग्स में भी ब्लड सर्कुलेशन से निकल के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आना शुरू हो जाता है। तो लंग्स किस तरह की स्वेलिंग को हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो डैमिंग ऑफ ब्लड की वजह से पल्मोनरी एडिमा भी होता है। तो वो कहते हैं कि आमतौर पे होता है, कई दफ़ा होता है कि कुछ पेशेंट्स में कि जिस वक्त हार्ट अटैक हुआ उस वक्त तो बड़ा अच्छा कोरोनेटल सर्कुलेशन और बड़ा अच्छा जो है ना वो रिकवर करना शुरू हो गया, फौरी तौर पे तो रिकवर करना शुरू हो गया। कुछ देर बाद जब ये काम, जब किडनी अपना काम दिखाना शुरू करती हैं, फिर समझ आती है कि नहीं जनाब एडिमा हो गया है। पल्मोनरी एडिमा की वजह से थोड़ी देर बाद जाके असरात आते हैं। कार्डियक शॉक तो फौरन काम होगा ना, सिस्टोलिक स्ट्रेच तो कार्डियक आउटपुट तो फौरन काम होगा, सिस्टोलिक स्ट्रेच तो फौरन होने वाला काम है, ये थोड़ा सा डिलेड होता है। तो दूसरी वजह हो गई कि ब्लड के डैम होने की वजह से या पल्मोनरी एडिमा कॉज हो जाने की वजह से भी डेथ होती है। तीसरी वजह है फिब्रिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल। फिब्रिलेशन के अंदर जारी बात है, आपको पता है कंट्रैक्शन नहीं हो पाती, ये जो फिब्रिलेशन होती है, फिब्रिलेशन की वजह से भी डेथ कॉज होती है एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन में। अब फिब्रिलेशन क्यों होती है उसकी भी कुछ वजूहात हैं। नंबर एक, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पोटेशियम सेल्स अपने अंदर कम रख पाते हैं, जब कम पोटेशियम अंदर रख पाते हैं तो बाहर निकलता है पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से इरिटेबिलिटी ऑफ द मसल्स इंक्रीज कर जाती है। ये मिसाल के तौर पे एक सेल है, सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर आ गया, ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो आपके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, इनफैक्ट इरिटेबिलिटी है, वो इंक्रीज कर जाएगी। जब इरिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई, इरिटेबिलिटी की वजह से फिब्रिलेशन हो सकती है। पहली चीज़ फिब्रिलेशन का कॉज क्या हो गया? इरिटेबिलिटी। दूसरी चीज़ करंट ऑफ इंजरी, यानी जिस जगह पे इस्कीमिया हुआ है वो जगह पूरी तरह से रीपोलराइज नहीं कर सकी। जब पूरी तरह से रीपोलराइज नहीं कर सकी तो जाहिर बात है एक करंट, वो डीपोलराइज जगह रह जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में भी जब एक डीपोलराइज जगह होगी तो करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम इंजरी करंट कहते हैं, उस करंट की वजह से भी फिब्रिलेशन कॉज हो सकती है। दो वजूहत होगी। तीसरी वजह सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर इरिटेबिलिटी इस तरह की हो जाती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से इरिटेबिलिटी होती है। जाहिर बात है जब बॉडी को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो एक्टिवेट हो जाना है। उसको तो नहीं पता कि एक्सरसाइज ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही या वैसे ही हार्ट ही से काम नहीं कर रहा, उसने तो हार्ट को कहना है भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रही बहुत काम करो, हार्ट को तो बहुत काम करने का कहना है, तो जाहिर हो सकता है कि फिब्रिलेशन कॉज हो जाए। चौथी वजह एक्सेस डायलेशन। जब मैंने देखा कि सिस्टोलिक स्ट्रेच के अंदर एक डायलेशन हो गई, कुछ जगह एबनॉर्मल हो गई ना, कुछ जगह बाहर निकल आई ना सिस्टोलिक स्ट्रेच के अंदर, तो कंडक्शन का जो पाथवे है वो चेंज हो सकता है। कंडक्शन का पाथवे चेंज होने से, ये डायलेशन हो जाने से, आपको पता है कि जो इम्पल्स होती है वो हो सकता है पाथवे चेंज होने की वजह से वो इम्पल्स घूमती चली जाए या वो इम्पल्स अपने रास्ते से बदल जाए, तो उसको हम कहते हैं सर्कस मूवमेंट, और ये सर्कस मूवमेंट भी फिब्रिलेशन कॉज करवाती हैं। तो पहली चीज़ क्या थी आपके पास? पोटेशियम की कंसंट्रेशन ECF में बढ़ना जो इरिटेबिलिटी को बढ़ाती है। दूसरी चीज़ रीपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं होती जो कि इंजरी करंट करवाती है। तीसरी चीज़ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो इरिटेबिलिटी को बढ़ाती है। चौथी चीज़ पाथवे का चेंज होना जो कि सर्कस मूवमेंट की फिब्रिलेशन को करवाती है। तो ये चार चीज़ें हैं फिब्रिलेशन को कॉज करने वाली। तो अगर मैं एक नमूने बताऊँ आपको तो ये चार चीज़ें हैं जो हार्ट को डिप करवा देती हैं। हाँ, यानी फिब्रिलेशन को कॉज क्या चीज़ें करवाती हैं? डिप। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक एक का बताऊं तो ये जो D है, D फॉर डायलेशन ऑफ द हार्ट जो आपका चौथा पॉइंट था, I फॉर इंजरी करंट, और फिर P फॉर पोटेशियम कंसंट्रेशन, और S फॉर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो ये चार पॉइंट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं डिप्स से। ये चार, डायलेशन ऑफ द हार्ट, इंजरी ऑफ द करंट, पोटेशियम कंसंट्रेशन और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये चार वजूहात हैं जो फिब्रिलेशन कॉज करती हैं, और ये फिब्रिलेशन भी एक रीज़न है जो कि डेथ कॉज कर सकती है एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन में।
अच्छा, शुरू में जो एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको स्क्रिप्ट की थी जो यहाँ पे लिखी हुई थी वो ये थी, फिब्रिलेशन कब हो सकती है। ये देखिएगा, मैं अगर एक ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें यहाँ पे आपके पास टाइम है और यहाँ पे चांसेस ऑफ फिब्रिलेशन है, ठीक है, चांसेस ऑफ फिब्रिलेशन। ये आपके पास हो गई एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन। कोरोनरी ऑक्लूजन के फौरन बाद बहुत चांसेस होते हैं फिब्रिलेशन कॉज होने के, और फिर कुछ देर चांसेस कम रहते हैं, चंद घंटे, और इन चंद घंटों के बाद दोबारा बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फिब्रिलेशन के। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज, इसको हम कहते हैं सेकंड फेज। दो फेज होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ये फिब्रिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिब्रिलेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन ये दो फेज होते हैं। फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट्स आफ्टर द इन्फेक्शन, उसके बाद शॉर्ट पीरियड ऑफ सेफ्टी आता है कुछ घंटों का, और सेकेंड पीरियड of cardiac irritability beginning 1 hour or so later and lasting for another few hours। यानी कि ये जो पहला पीरियड था ये 10 मिनट का था, फिर 1 घंटे का गैप आया और फिर चंद घंटों का दूसरा पीरियड आया, ठीक। अच्छा, चौथी चीज जो कि डेथ कॉज कर सकती है एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन से, उसका नाम है रप्चर ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बैलून का एक एरिया वो फूल जाता है, अब अगर दूसरी कॉन्ट्रैक्शन हुई वो मजीद फूला, तीसरी कॉन्ट्रैक्शन हुई वो मजीद फूला, और चौथी कॉन्ट्रैक्शन में वो बर्स्ट कर गया। तो वो अगर बर्स्ट कर जाएगा तो क्या होगा, हार्ट से ब्लड बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा पेरिकार्डियल स्पेस में ब्लड आ जाएगा। जब पेरिकार्डियल स्पेस में ब्लड आ जाएगा तो हार्ट को बाहर से एक प्रेशर मिलना शुरू हो जाएगा। ये ब्लड हार्ट के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। इस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ना वीनस रिटर्न नॉर्मल होगा, ना हार्ट नॉर्मली पंप कर सकेगा। अभी तक हमने डिस्कस की ये 4 वजूहात थी जो कि डेथ की वजह बन सकती हैं एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन की वजह से। यानी एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन डेथ क्यों कॉज करती है, उसकी ये 4 वजूहात हैं। इन 4 वजूहात के लिए निमोनिक है डेथ फ्रॉम कार्डियक रोंदूपन, ठीक है जी। डेथ क्यों हुई डेथ, डेथ फ्रॉम कार्डियक रोंदूपन, ठीक हो गया। डी फॉर आपकी जो डैमिंग ऑफ ब्लड हुई थी, ठीक है। एफ फॉर फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट, सी फॉर कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना, एंड आर फॉर द रप्चर ऑफ द हार्ट जो कार्डियक टेम्पोनेट कॉज कर रहा था। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। निमोनिक इनके लिए क्या है, डेथ फ्रॉम कार्डियक रोंदूपन, ये है जी डेथ की वजह। कोई पूछे एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन की वजह से डेथ किन फैक्टर से होती है, तो आप सोचोगे कि वो कार्डियक की हार्ट के रोंदूपन से होती है। डेथ फ्रॉम कार्डियक रोंदूपन जनाबे वाली डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो, नहीं सॉरी, डैमिंग ऑफ ब्लड हो सकती है। नंबर 2 एफ से फिब्रिलेशन हो सकती है। नंबर 3 कार्डियक आउटपुट की कमी की वजह से हो सकती है। और नंबर 4 जो आर है वो रप्चर ऑफ द हार्ट हो सकती है। फिर आते हैं स्टेजेस ऑफ द रिकवरी फ्रॉम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये बेसिकली डायग्राम इन्होंने आपको 2 तरह की इन्फेक्शन दिखाई है। एक में थोड़ा इस्कीमिक एरिया है, इसमें नॉन फंक्शनल एरिया बनता है, और इर्द गिर्द माइल्ड इस्कीमिक एरिया है। चूंकि ये छोटा एरिया था, अगर एरिया बड़ा हो तो उसमें 2 रीजन बनने के बजाय 3 रीजन बन जाते हैं। कुछ एरिया डेड हो जाता है, डेड एरिया के इर्द गिर्द नॉन फंक्शनल एरिया, और नॉन फंक्शनल एरिया के इर्द गिर्द इस्कीमिक एरिया। जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि अगर 15 to 30% से भी कम हो जाए ब्लड फ्लो तब जाके डेथ होती है। तो समझ लें कि रेड वाले एरिया में 15 to 30% से भी कम हो चुका है तो डेथ हो गई। ये जो नॉन फंक्शनल एरिया इसमें शायद 20% हुआ तो नॉन फंक्शनल है, और जो माइल्ड इस्कीमिक एरिया इसमें शायद 90% ब्लड फ्लो है, थोड़ा कम है ब्लड फ्लो, तो इसलिए हम कहते हैं माइल्ड इस्कीमिक एरिया है। ठीक हो गया। ये किस तरह से बन रहा है ये देखिएगा, ये बेसिकली नॉन फंक्शनल एरिया, और इसके बीच में थोड़ा सा आपके पास डेड एरिया आ गया। ये जो रेड कलर से शो किया ये मैंने डेड एरिया शो कर दिया कि ये डेड हो गया, और इसके इर्द गिर्द ब्लू वाला नॉन फंक्शनल एरिया है। और नॉन फंक्शनल एरिया के इर्द गिर्द ये वो एरिया जिसको ऑक्सीजन थोड़ी कम मिल रही है, अलबत्ता फंक्शन कर रहा है लेकिन थोड़ा मुश्किल से कर रहा है। ये तो है लार्ज इस्कीमिया, और अगर इस्कीमिया को छोटा मोटा सा ही है तो फिर बस थोड़ा सा एरिया नॉन फंक्शनल होता है और थोड़ा सा एरिया माइल्ड इस्कीमिक होता है। तो ये है छोटा इस्कीमिक एरिया, ये है लार्ज इस्कीमिक एरिया। अब बेसिकली होता है कि एक और चीज़ समझिएगा, ये जो अब रिकवरी है उसके अंदर हम एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ये तो माइल्ड इस्कीमिक एरिया है, और जो रेड वाला एरिया है ये डेड एरिया है। ठीक है, डेड एरिया। अब ये जो बीच में ब्लू वाला एरिया ये अभी रेलू कट्टा है, ना इधर का ना इधर का, इसको नहीं पता इसने फंक्शनल होना है या इसने नॉन फंक्शनल रहना है। तो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो डेड एरिया है ये थोड़ा सा इंक्रीज करता है। ठीक, डेड एरिया भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है,
और इर्द गिर्द वाली जगह पे कोलेटरल सर्कुलेशन की वजह से या मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है, तो कुछ ब्लड ये जो कुछ ब्लू वाला एरिया था, जो नॉन फंक्शनल एरिया था, वो फंक्शनल होना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ऑरेंज वाली जगह है, ये माइल्ड स्कीम, ये फंक्शनल जगह थी, माइल्ड स्कीमिक मैंने कहा था लेकिन थी तो फंक्शनल ना, तो ये फंक्शनल जगह भी बढ़ना शुरू हो जाती है और जो डेड जगह है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली चंद दिनों बाद जो नॉन फंक्शनल जगह थी, जो ब्लू वाली जगह थी, नॉन फंक्शनल जगह, वो या तो डेड हो चुकी होती है या फंक्शनल हो चुकी भी होती है। तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि नॉन फंक्शनल जगह या तो डेड हो जाती है या फंक्शनल हो जाती है, या उस तक सही ब्लड सप्लाई पहुंच जाती है तो वो फंक्शनल हो जाती है, या नहीं पहुंची तो वो कहती है भाड़ में जाओ, मैं जिंदा नहीं रह रहा, वो मर जाती है। अब उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब आपके पास कुछ एरिया डेड हो जाता है तो बाकी एरिया हाइपरट्रॉफी कर जाता है, बाकी एरिया ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। यानी कि एक क्लास में 100 बच्चे काम कर रहे थे, 5 बच्चे चले गए तो बाकी 95 बच्चों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हार्ट का जब कुछ एरिया डेड हो जाता है तो बाकी हार्ट हाइपरट्रॉफी कर जाता है, क्योंकि उसको पता है उसने बहुत काम करना है, तो डेड एरिया को कंपनसेट करने के लिए कुछ ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। फिर आता है वैल्यू ऑफ रेस्ट इन ट्रीटिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। डेफिनेट सी बात है, जब एक हार्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को फेस कर रहा है तो उसकी कार्डियक आउटपुट कम हुई है, बेचारा कम काम कर पा रहा है, तो हम कहते हैं भाई रेस्ट करो, टोटल रेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दे, कोई काम भी करना शुरू कर दे, तो हार्ट बेचारा पहले ही कम काम कर पा रहा है, मसला बन सकता है। मिसाल इसकी ऐसे ही है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, वो रोज एक काम किया करते थे, 10 बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे 100 बच्चे, उनमें से 10 बच्चे चले गए, पीछे 90 बच्चे रह गए। अब वो 90 बच्चे 10 बोरियों को लेकर जाते हैं, चलो फिर भी शायद गुजारा कर लें। लेकिन अगर आपने उन 90 बच्चों को कहा कि आज आप 10 बोरियों के बजाय 20 बोरियां लेके जाओ, और भाई पहले ही बच्चे छोड़े हुए हैं, बोरियां भी बढ़ा दी, तो हो जाता है बाकी बच्चे भी मरना शुरू हो जाएं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रेस्ट की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है रिकवरी में। अच्छा, रिकवरी के एग्जाम्पल को समझने के लिए देखिए, मैं इसी एग्जाम्पल को आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। डेफिनेट सी बात है, हमें पता है कि कोलेटरल सर्कुलेशन भी होती है हार्ट के अंदर, तो कोलेटरल सर्कुलेशन के थ्रू भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो नॉन फंक्शनल एरिया उसको भी हम थोड़ी देर तक फंक्शनल बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी फंक्शनल हो सकता है अगर उसको ब्लड सप्लाई अच्छी मिले। ठीक है, तो अब देखिए मिसाल इसी तरह से है, 100 बच्चे थे, 10 बोरियां ले जाया करते थे, उनमें से 10 बच्चे जख्मी हो गए। ठीक है, पीछे 90 बच्चे रह गए, वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, वो 10 बोरियों को भी रखते हैं और जाके उन बच्चों की मरहम पट्टी, 10 जख्मी बच्चों की मरहम पट्टी भी करते हैं, बाकी 90 बच्चे। ठीक है, तो जब नरम पट्टी भी करते हैं तो जाहिर सी बात है, चांसेस हैं कि वो 10 जख्मी बच्चे भी सही हो जाएंगे और 100 के 100 बच्चे काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने उन बाकी जो 90 बच्चे बचे थे उनको कहा 10 बोरियों की जगह 20 बोरियां रखो, तो अब उनके पास मरहम पट्टी का टाइम खत्म हो जाएगा। जो जख्मी है वो कहेंगे तुम लोग जख्मी रहो, हमें खुद बहुत काम करना है। मेहनत तो वो पहले भी कर रहे थे, मेहनत अब भी करेंगे, लेकिन अब मेहनत मरहम पट्टी की बजाय 10 बोरियों से 20 बोरियों पे वो करेंगे। तो वेरी सिमिलरली जब आपके पास नॉर्मल एरिया के अंदर वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, तो ये वेज़ोडाइलेशन कोलेटरल सर्कुलेशन से ब्लड को रोक लेती है और नॉर्मल एरिया में ज़्यादा ब्लड भेज देती है। नतीजतन जो नॉन फंक्शनल एरिया था वो डेड होना शुरू होता है, रिकवरी नहीं हो पाती। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। कोरोनरी स्टील सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि हार्ट को आपने कहा कि एक्टिव हो, काम करो, कुछ एरिया नॉन फंक्शनल था, नॉन फंक्शनल एरिया को भुला दिया, वहाँ पे ब्लड जाना छोड़ दिया, नॉर्मल एरिया पे ही ज़्यादा डायलेशन हुई, ज़्यादा ब्लड चाहिए तो नॉर्मल एरिया को, तो नॉर्मल एरिया ने कहा भाई अभी हमें ब्लड चाहिए, नॉन फंक्शनल एरिया को रहने दो, नॉन फंक्शनल एरिया की डेथ हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का। अब फंक्शन ऑफ द हार्ट आफ्टर रिकवरी फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, के हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो आमतौर पर पंपिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं हो पाती जितनी पहले थी, नॉर्मल नहीं हो पाती। अलबत्ता इतनी ज़रूर हो जाती है कि इंसान की नॉर्मल एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद हार्ट जो होता है वो एक्सरसाइजेस को, या मतलब मुख्तलिफ मुश्किलात को नहीं सामना कर सकता, स्ट्रेस कंडीशंस को नहीं सामना कर सकता। मैं उन्हीं बच्चों की एग्जांपल से आपको देता हूँ। वो 100 बच्चे थे, वो अब पहले 100 बच्चे जो थे ना, वो कभी कभी उनको कहते हैं ना 20 बोरियां रखो तो 20 भी रख लिया करते थे, 30 रखो तो 30 भी रख लिया करते थे। ठीक, अब आपने अगर रेस्ट भी किया है तो मतलब 10 बच्चे जख्मी हुए थे, बाकी 90 बच्चे काम कर रहे थे, आपने 10 बोरियों का काम ही रखा है, रेस्ट करवाया है, तो हो सकता है वो जो 10 जख्मी थे उनमें से 5 रिकवर कर गए, अब 95 बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन इन 95 में से जाहिर बात है कि ये इनको 10 की जगह 20 बोरियां दोगे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 की जगह 30 बोरियां दे दी
तो ये बेचारे उतना काम नहीं कर सकेंगे। यानी रिकवरी के बाद या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद हार्ट उस तरह का नहीं होता जिस तरह पहले था आमतौर पे। फिर पेन और कोरोनरी हार्ट डिजीज, बेसिकली इसकी क्या वजह है? आपके जो हार्ट के सेल्स होते हैं वो पेन प्रमोटिंग सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी लैक्टिक एसिड वगैरह एसिडिक कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आमतौर पे क्या होता है, ब्लड फ्लो इतना तेज होता है कि ब्लड उन सब्सटेंसेस को बहा के ले जाता है, तो पेन नहीं होती। लेकिन जब ब्लड फ्लो स्लो हुआ है तो वो बहा के नहीं ले जा पाएगा, सब्सटेंसेस वहीं पे रहेंगे, नतीजतन पेन फील होगी। ठीक है। फिर एंजाइना पेक्टोरिस, इसी पेन को हम क्या कहते हैं, जो हार्ट की पेन होती है इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये हार्ट से शुरू होती है और बेसिकली जो आपकी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जब इंसान की फॉर्मेशन हो रही होती है उसके अंदर हार्ट जिन एरियाज में गुजर रहा होता है, जिस एरिया में डेवलपमेंट हो रही होती है, उन नर्व्स में हमारे पास पेन होती है। यानी कि लेफ्ट नेक, लेफ्ट आर्म के एरिया पे इन जगहों पे पेन का सामना करना पड़ता है आपके पास एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। यानी जिन जगहों पे हार्ट की डेवलपमेंट होती है बेसिकली उन जगहों पे पेन फील होती है, नर्वस सप्लाई को इस तरह की होती है। फिर हम कहते हैं कोरोनरी एंजाइना पेक्टोरिस, यानी जिन लोगों को कई सालों से इसका इशू होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, वो जब एक्सरसाइज करने लगते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान उनको एंजाइना होती है। वैसे नॉर्मल रूटीन में वो भागे दौड़ते फिरते हैं, मतलब नॉर्मल रूटीन में वो कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर आता है ट्रीटमेंट विद ड्रग्स। हम ड्रग्स से ट्रीट किस तरह करते हैं? बेसिकली दो तरह के ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। एक तो वेसोडाइलेटर ड्रग्स जो कि वेसोडाइलेशन करें और ब्लड सप्लाई को ज़्यादा कर दें, नंबर एक। नंबर दो, हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को, अच्छा जो वेसोडाइलेटर है उनकी एग्जांपल है निट्रोग्लिसरीन या अदर नाइट्रेट ड्रग्स, ये शॉर्ट एक्टिंग है, अभी टेम्परेरीली हमने ड्रग दिए वेसोडाइलेशन हो गई। दूसरे हैं बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, ये क्या करते हैं, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कहते हैं भाईजान आपने हार्ट को कुछ नहीं कहना। इंसान एक्सरसाइज चाहे जितनी मर्जी कर रहा हो, बाकी सारी जगह पे सिमिलर सिस्टम का काम हो रहा होता है, लेकिन ये ड्रग्स हार्ट को कुछ, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होने देते। जब हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता तो हार्ट पे स्ट्रेस नहीं आता। बाकी बॉडी में चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, ब्लड सप्लाई की कमी हो, जो मर्जी हो, हार्ट अपने काम में मस्त रहता है, हार्ट स्लो ही काम करता है, तेज़ नहीं हो पाता। तो ये भी एक ट्रीटमेंट, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है बीटा ब्लॉकर्स। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है प्रोपानोलॉल। फिर आगे जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बेसिकली। इसके अंदर हम करते क्या है, पहली चीज़ तो ये है, कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। पहली तरह का ट्रीटमेंट तो ये है कि अगर ये आपके पास एओर्टा जा रहा था, ठीक है, और आगे ये कुछ आर्टरीज बन रही थी और ये आर्टरीज में यहाँ पे आपके पास ब्लॉकेज आ गई, हमने क्या किया, ये सारी जगह काट दी, काट के एक वेन उठाई। अब इस जगह पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है ना, कि जगह नैरो हुई हुई है, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम बेस ऑफ एओर्टा से लेके उस जगह तक एक वेन को इम्प्लांट कर देते हैं और उस वेन की इम्प्लांटेशन की वजह से भाई ये जो जगह थी ये पहले ही एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ना काफ़ी नैरो हो चुकी हुई थी, तो हम उसको ख़त्म करते हैं और वेन लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं बाईपास सर्जरी, ये एक इलाज हो गया। दूसरा कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये देखिएगा, ये एक ब्लड वेसल है जिसको नॉर्मल इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन अब एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से नैरो होते होते ये ब्लड वेसल जनाब कुछ इस तरह की हो गई हुई है, ठीक है, कुछ एरिया से इतनी पतली हो गई हुई है। या अगर मैं आपको मज़ीद शो करूँ तो यूँ मैं शो करता हूँ कि ये बस कुछ एरिया से इतनी बारीक हो गई है। अब हमें डर है इधर कोई ऑक्लूजन ना बन जाए। हम क्या करते हैं, हम एक बैलून डालते हैं, यूँ लगा बैलून आता है, यहाँ पे जब बैलून पहुँच जाता है ना, इस बैलून को हम फुला देते हैं। इस बैलून के फुलाने से ये जो ब्लड वेसल है ये वापस अपनी जगह पे पहुँच जाती है, ठीक है। अब एक डर है कि रीस्टेनोसिस ना हो जाए, ये ब्लड वेसल जब हम बैलून को निकाल रहे हैं तो ब्लड वेसल वापस ना पिचक जाए, वापस अपनी जगह वापस कंस्ट्रिक्ट ना हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको फुला के तो यहाँ पे एक स्टील की एक गॉज सी डाल देते हैं जनाब, ये लो एक रिंग डाल दी, ठीक है, फुलाया और फुला के एक रिंग डाल दी, इसको हम कहते हैं स्टेंट्स। ये स्मॉल स्टेनलेस स्टील की बनी हुई मैश ट्यूब्स होती हैं, इनको हम कहते हैं स्टेंट्स। तो जनाब ये स्टेंट्स जो होती हैं ये खोल के तो आर्टरीज को खुला ही रखती हैं कि वो दोबारा कंस्ट्रिक्ट ना कर जाएं। एक और मसला हो गया, हमने स्टेंट्स डाला तो स्टेंट एक ज़ाहिर बात है एक एबनॉर्मल चीज़ है, हार्ट बॉडी का हिस्सा तो नहीं है ना, उसके खिलाफ बॉडी ने स्कार बनाना शुरू किया और बनाते बनाते स्कार ही इतना बना दिया कि ये देखें, ये आपके पास आर्टरी थी, ये आपने डाला हुआ था स्टेंट, अब स्टेंट ने आर्टरी को खुला रखा हुआ है और लेकिन स्टेंट के ऊपर स्कार ही इतना बनना शुरू हो गया है और जनाब इस वाली स्कार ने ही जगह को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स यूज़ करते हैं।
इन स्टेंट्स में ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स एक्स्ट्रा स्कार भी नहीं बनने देते, हम स्कार को भी प्रिवेंट कर लेते हैं। लो जी, हल हो गया, ठीक हो गया। ये तो हमने एंजियोप्लास्टी डिस्कस कर ली। एक और लेजर ट्रीटमेंट भी होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि ये ब्लड वेसल थी, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रिक्शंस थी। हम क्या करते हैं, एक कैथेटर डालते हैं, वो कैथेटर यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से जाकर फिर हम लेज़र सप्लाई करते हैं और लेज़र जाती है और जाकर इस ब्लॉकेज को ब्रेक कर देती है। ख़त्म, जगह क्लियर हो गई, ये जगह हमारे पास क्लियर हो गई, जो ब्लॉकेज थी वो आगे बह बूब हो गई। तो ये भी हम लेज़र ट्रीटमेंट के साथ भी इलाज कर सकते हैं। तो हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट भी डिस्कस किए, दो तरह के, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, और उसके अलावा हमने ड्रग्स से भी ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया हार्ट डिजीज़ का।